हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जीएसटी के अंदर आई हुई आपकी अमेंडमेंट्स की, जो कि एप्लीकेबल हैं मई 2026 और इसके बाद होने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आपके कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पर बहुत सिंपल सी अमेंडमेंट्स आई हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आई हैं। तो आइए बिना किसी देरी के फटाफट से जल्दी इन अमेंडमेंट्स को हम रिवाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो सर, सबसे पहली अमेंडमेंट जो आपकी आई है चार्ज अंडर जीएसटी चैप्टर के अंदर आई है। इसके अंदर आप लोगों ने सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 पढ़ा था, जिसके अंदर हमें कुछ ऐसी सर्विसेज बताई गई थी जिसके रिस्पेक्ट में ये बात कही गई थी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर 100% टैक्स जो कस्टमर से कलेक्ट कर रहा है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा, जिसके लिए वो अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का यूज करेगा। और इन सर्विसेज के रिस्पेक्ट में टीसीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा, जिसके अंदर आपका पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, जिसमें मैंने आपको ओला उबर का एग्जांपल दिया था, होटल अकोमोडेशन की सर्विस जिसके अंदर अगोडा वगैरह का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपका हाउसकीपिंग की सर्विस जिसके अंदर मैंने अर्बन क्लैब का एग्जांपल दिया था। तो एक और नई सर्विस देखिए अब इसके अंदर ऐड कर दी गई है। तो ये वो पुरानी सर्विसेज है जैसे कि पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, रैपिडो, ओला, उबर आ गया, ठीक है जी। इसके बाद आपका देखिए ये होटल अकोमोडेशन आ गया, जैसा कि अगोडा वगैरह होता है आपका, ठीक है जी। इसके बाद आपका देखिए हाउसकीपिंग सर्विसेज आ गया, इसके बाद आपका रेस्टोरेंट सर्विसेज आ गया। तो इन सर्विसेज के रिस्पेक्ट में हमने क्या बात करी थी, और हाँ, रेस्टोरेंट सर्विसेज के केस में मैंने आपको जोमेटो और स्विगी का एग्जांपल दिया था। तो यहां पर 100% टैक्स कस्टमर से कलेक्ट कर लिया जाएगा और गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा, क्योंकि अगोडा, जोमेटो, स्विगी, ठीक है जी, ओला, उबर, ये सब, अर्बन क्लैब हो गया हाउसकीपिंग के केस में, आपका भी सप्लायर की कंपैरिजन में एक बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं और इनके लिए कंप्लायंसेस करना इजी है। अब एक इंडिविजुअल ने अपने आप को ओला उबर के ऊपर रजिस्टर कर रखा है, उसके लिए कंप्लायंसेस करना मुश्किल है, लेकिन ओला उबर रैपिडो के लिए कंप्लायंसेस करना आसान है। जोमेटो स्विगी के लिए कंप्लायंसेस करना इजी है एज कंपेयर टू द रेस्टोरेंट, जो कि एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है जी। तो इसमें एक नई चीज को ऐड किया है और वो है लोकल डिलीवरी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे कि पोर्टर वगैरह हो गया, आपका डिलीवरी हो गया, आपका डीटीडीसी हो गया, ये सब कोरियर एजेंसीज हैं, ठीक है जी। अब इनका काम क्या होता है? डिलीवरी करना। आप ऑफिस में बैठे हैं, आपको घर पे सामान भिजवाना है, आपने सामान परचेज किया, पोर्टर के ऊपर बुक किया, व्यक्ति जाएगा जहां से सामान आपका है, वहां से पिक करेगा, आपके घर पर डिलीवर कर देगा। तो ये जो सर्विस है, अब हो सकता है कि एक इंडिविजुअल ने अपने आप को देखिए पोर्टर पर रजिस्टर कर रखा है और वो ये काम कर रहा है, सप्लायर तो वो है, सपोज मिस्टर ए है, वो ये काम करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किस पे किया? एक पोर्टल पर, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के पास। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर बड़े लेवल पर काम कर रहा है, उसके लिए कंप्लायंसेस करना इजी है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये पर्सन, ये जो पोर्टर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, 100% टैक्स कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा। हाँ, लेकिन छोटा सा चेंज है इसमें, ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि सपोज जो पर्सन सप्लायर है यहाँ पर, वो अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन है या रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है सेक्शन 22 के अंदर, तो फिर वही करेगा। सिंपल सी बात है, अगर मिस्टर एक रजिस्टर्ड पर्सन है या रजिस्ट्रेशन का लायबल है तो वही करेंगे। देखिए, service by way of local delivery except where the person supplying such services through electronic commerce operator is liable for registration under section 22 subsection 1 of CGST Act 2017। और सेक्शन 22 के अंदर हमने देखा था कि एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल कर दिया जाता है। 20 लाख, 40 लाख, 10 लाख। सर्विसेज के केस में आपका 20 लाख और 10 लाख ही था, गुड्स के केस में 40 लाख ओनली इंट्रास्टेट, ठीक है जी। तो ये आपका पहला चेंज जो कि आपका आया था सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर चार्ज अंडर जीएसटी चैप्टर में। वेरी सिंपल। इसके बाद देखिए एग्जेम्पशन चैप्टर के अंदर आपके कुछ चेंजेस आए हैं। पहली चीज, जीटीए की डेफिनेशन को चेंज किया गया है। इसके साथ साथ देखिए दो नई सर्विसेज हैं जिसके रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट ने कहा है कि हम आपको एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसा कि आपने सुना था कि दिवाली के आसपास 2025 में गवर्नमेंट ने कहा था कि सर हम कुछ बेनिफिट दे रहे हैं जीएसटी के अंदर, और हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस को टैक्स फ्री कर दिया गया था। तो वही चीजें यहाँ पर आने वाली है। तो सबसे पहली चीज जो आपकी आई, देखिए गवर्नमेंट ने कहा सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड आपका पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट था, लेकिन अगर आप जीटीए के थ्रू कर रहे हैं या कोरियर एजेंसी के थ्रू कर रहे हैं तो वो टैक्सेबल है। इसी तरह सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड बाय इनलैंड वाटरवेज कंप्लीटली एग्जेम्प्ट था, लेकिन यहां पर गवर्नमेंट ने कहा कि ये एंट्री एप्लीकेबल नहीं होगी अगर ये डिलीवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर खुद कर रहा है, यानी कि पोर्टर के थ्रू अगर आप करवा रहे हो, ठीक है जी, या सप्लायर पोर्टर के थ्रू आपके घर तक सामान पहुंचा रहा है। तो इन दोनों ही सिचुएशन में ये जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है वो पूरी तरीके से टैक्सेबल है, एग्जेम्पशन नहीं दी गई है, भले ही वो बाय रोड क्यों ना हो। देखिए क्लियरली कहा गया है, नथिंग कंटेन इन दिस एंट्री शैल अप्लाई टू लोकल डिलीवरी सर्विस provided by an electronic commerce operator or local delivery services provided through an electronic commerce operator। अब सर यहां पर by electronic commerce operator और through an electronic commerce operator, ये दो बातें लिखी हैं। by का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा आप कर रहे हो, थ्रू का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप डिलीवरी करवा रहे हो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर खुद करे, जैसे कि पोर्टर वगैरह की बात यहां पर आ गई है, तो ये सर्विस पूरी तरीके से टैक्सेबल है। आपने पोर्टर करवा के घर पे सामान भिजवाया, आपने
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस ली जो कि बाय रोड हो रही है और वो जीटीए भी नहीं है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि यहां पर तो फिर तो एग्जेम्पशन मिल गई इस एंट्री के अकॉर्डिंग। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हम यहां पर चेंज लेकर आ रहे हैं और ये एग्जेम्पशन फिर नहीं मिलेगी, ठीक है ना। क्योंकि भाई अगर आपने कहा कि इस तरीके से, तो जीटीए का मतलब क्या था, अभी तक की डेफिनेशन के हिसाब से हमने पढ़ा था कि जीटीए वो जो कंसाइनमेंट नोट इशू करे, और बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने कहा यहां तो एग्जेम्पशन मिल रही है, फिर इन्होंने एग्जेम्पशन क्लेम करना स्टार्ट किया। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हम जीटीए की डेफिनेशन को भी चेंज कर रहे हैं और स्पेसिफिकली इस एंट्री के अंदर ये चेंज कर रहे हैं कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ये गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दोगे तो पूरी तरीके से टैक्सेबल है, ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। अब आओ जो चेंज आया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की डेफिनेशन में, वो भी हम देख लेते हैं। पुरानी डेफिनेशन क्या कहती थी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जीटीए की? सर, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी मींस एनी पर्सन हु प्रोवाइड सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एंड इशू अ कंसाइनमेंट नोट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। यहीं तक थी आपकी जीटीए की डेफिनेशन जो हम पुराने लॉ में पढ़ते थे। अब इसमें चेंज क्या किया गवर्नमेंट ने, बट डज नॉट इंक्लूड, जीटीए के अंदर क्या नहीं आएगा, an electronic commerce operator by whom the service of local delivery are provided or an electronic commerce operator through whom the service of local delivery are provided। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो लोकल डिलीवरी की सर्विस दे रहा है या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप डिलीवरी करवा रहे हो, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जैसे कि पोर्टर हो गया, जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए पीछे, ये इसके अंदर कवर नहीं है। इनके द्वारा अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी जाएगी 100% टैक्सेबल है, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। वेरी सिंपल। तो ये थी आपकी, देखिए एग्जेम्पशन चैप्टर के अंदर आई पहली अमेंडमेंट। चलिए अब हम बात करते हैं अगली अमेंडमेंट की। तो अगली अमेंडमेंट के अंदर देखिए आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस है, इसके रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दी। गवर्नमेंट ने कहा अगर हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है एक इंडिविजुअल या लाइफ इंश्योरेंस एक इंडिविजुअल ले रहा है तो वहां पर एग्जेम्पशन दी जाएगी, पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है, जीएसटी चार्ज नहीं करेगी इंश्योरेंस कंपनीज। बस ध्यान ये रखना है कि ये जो सर्विस दी जा रही है ये एक इंडिविजुअल को दी जाए इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। अगर इंडिविजुअल के अलावा किसी और को दोगे आप तो हम ये टैक्सेबिलिटी अराइज कर देंगे, भले ही आपने इनडायरेक्टली इंडिविजुअल्स के लिए ही इंश्योरेंस लिया हो। अब इस बात का क्या मतलब है इनडायरेक्टली, मैं थोड़ी देर में बताता हूं। और जरा पहले एक बार एंट्री पढ़ लेते हैं। देखो एंट्री नंबर 3 एंट्री ऐड की गई है, एंट्री 36C, एंट्री 36D और एंट्री 36E। अब ई के अंदर क्या है, इन्हीं से रिलेटेड री इंश्योरेंस की बात कर दी गई है, तो और जरा समझते हैं। एंट्री 36, सर्विस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड बाय एन इंश्योर्ड टू द इंश्योर्ड by an insurer to the insured where the insured is not a group। इंश्योर्ड जो है वो ग्रुप नहीं होना चाहिए। इंश्योर्ड का मतलब क्या है, वो पर्सन जिसका इंश्योरेंस किया जा रहा है। इंश्योरर का मतलब वो इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस की सर्विस दे, जैसे कि आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, टाटा AIG, LIC, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, बजाज अलियांस, ये सब क्या है, ये लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनीज है। तो ये अगर सर्विस दे रही है एक इंश्योर्ड पर्सन को और वो ग्रुप नहीं है, अब ये ग्रुप क्या होता है, तो ग्रुप को डिफाइन किया गया यहाँ पर, हम थोड़ी देर में देखेंगे अभी, ठीक है जी। तो पूरी तरीके से ये एग्जेम्प्ट है। देखिए, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियर बाय क्लैरिफाई दैट दिस एग्जेम्पशन शैल अप्लाई टू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंश्योरेंस वेयर द इंश्योर्ड इज एन इंडिविजुअल और एन इंडिविजुअल एंड फैमिली ऑफ द सेड इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को भी मिलेगी, इंडिविजुअल की फैमिली को भी मिलेगी। फॉर द अबव पर्पस ए अबव फैमिली शैल इंक्लूड ऑल इंडिविजुअल इंश्योर्ड एज अ फैमिली इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। इंडिविजुअल के जितने फैमिली मेंबर्स हैं सबको कवर कर दिया गया यहाँ पर। आप अपने नाम पर लो, अपनी माता जी के नाम पर लो, अपने पिताजी के नाम पर लो, एग्जेम्पशन आपको मिलेगी हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में। तो ये थी पहली लाइफ इंश्योरेंस के रिस्पेक्ट में, जो कि सेक्शन 36 के एंट्री नंबर 36C में आई। सिमिलरली हेल्थ इंश्योरेंस के रिस्पेक्ट में देखिए सारी बातें सेम है, सारी बातें सेम है। एंट्री नंबर 36D के अंदर बता दिया, सब कुछ सेम है, बिल्कुल सब कुछ सेम है, सिर्फ यहां पर हेल्थ इंश्योरेंस का जिक्र कर दिया गया है, बाकी सारी बातें ठीक है। वेरी सिंपल। अच्छा, अब अगर इंश्योरेंस कंपनी ने, एग्जांपल लेते हैं जो री इंश्योरेंस की बात मैंने कही, सपोज इस तरीके से LIC ने 1000 करोड़ का इंश्योरेंस कर दिया। अब LIC को लगता है कि सर 1000 करोड़ का हमने इंश्योरेंस कर दिया, काफी बड़ा अमाउंट है, हालांकि LIC के लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है ना, क्यों ना हम इसका री इंश्योरेंस करवा लें। इन्होंने 400 करोड़ का करवा लिया बजाज अलियांस से, भारतीय एक्सा से भी करवा लिया 400 करोड़ का। अब हुआ क्या कि सर इनके ऊपर जो बर्डन था वो सिर्फ 200 करोड़ का ही रह गया, 400 करोड़ का इन्होंने री इंश्योरेंस करवा लिया। अब ये दो कंपनियां LIC को लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस की सर्विस दे रही है, ठीक है जी। हेल्थ इंश्योरेंस की केस में भी सेम एप्लीकेबल है, मैं लाइफ इंश्योरेंस के एग्जांपल से ले रहा हूं। अगर इस तरीके से ये जो री इंश्योरेंस करवाया गया, अब यहां पर ये कंपनी नहीं कह सकती कि सर हमने तो एक कंपनी को सर्विस दी है तो यहां पर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, जीएसटी लग जाएगा। नहीं, गवर्नमेंट ने कहा री इंश्योरेंस की सर्विस भी अगर दी जाती है वो भी पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है। ये सेम बात हमने री इंश्योरेंस वाली एग्जेम्पशन में जब मैंने आपको कराई थी आगे, तो वहां पर भी हमने गवर्नमेंट की पॉलिसीज के रिस्पेक्ट में भी डिस्कस करी थी, अगर आप लोगों को याद हो, 40 एंट्री के साथ में, ठीक है ना। देखिए जरा, री इंश्योरेंस ऑफ द इंश्योरेंस सर्विस स्पेसिफाइड इन सीरियल नंबर 36C एंड 36
डी। तो लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का इंश्योरेंस कंपनी री इंश्योरेंस करवाती है किसी दूसरी कंपनी से, वहां पर भी एग्जेम्पशन दी जाती है। ठीक है जी, तो ये थी आपकी इंश्योरेंस के रिस्पेक्ट में जो अमेंडमेंट आई थी। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूं कि सर वो जो डेफिनेशन है ग्रुप की, उसका क्या मतलब है। तो ग्रुप के अंदर देखिए गवर्नमेंट ने क्लियरली कहा है कि हम सिर्फ इंडिविजुअल्स को ये बेनिफिट देना चाहते हैं और किसी को नहीं। तो देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ एंट्रीज एट सीरियल नंबर 36C 36D इन दी अबव, ग्रुप मींस ग्रुप ऑफ पर्सन हु जॉइन टुगेदर, वेरी इंपॉर्टेंट, हु जॉइन टुगेदर विद अ commonality of purpose for engaging in a common economic activity। किसी कॉमन इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए जब एक से ज्यादा लोग आपस में मिलकर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर 400 एम्प्लॉइज हैं, 400 एम्प्लॉइज ने मिलकर अपनी यूनियन बना ली। अब उस यूनियन ने लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया यूनियन के सभी मेंबर्स के लिए। तो बीइंग अ यूनियन का मेंबर, सपोज मुझे भी अगर बेनिफिट मिल रहा है, तो यहां पर तो एक इंडिविजुअल को है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ये दे किसको रही है इंश्योरेंस की सर्विस? क्या डायरेक्टली मेरे को दे रही है? नहीं, एक ग्रुप को दे रही है, उस ग्रुप के थ्रू मेरे पास इंश्योरेंस आ रहा है, तो वहां एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी सर। यही बात क्लियरली बस बताई गई है, देखिए ठीक है जी। और एम्प्लॉयर और नॉन एम्प्लॉयर का मतलब लिख के बता दिया गया, तो मैंने आपको कंसाइज वे में बता दिया कि जो बेनिफिट मिलेगा एंट्री 36C 36D का, वो सिर्फ इंडिविजुअल को दिया जा रहा है, किसी भी तरीके के ग्रुप को नहीं मिल रहा। ध्यान रखना, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का ले लिया, एम्प्लॉयर ने देखिए बहुत सारे एम्प्लॉयज को मिला के ले रखा है, वहां पर बेनिफिट नहीं, वहां पर भी एग्जेम्पशन नहीं है। आप खुद जब ले रहे हैं तब वहां पर गवर्नमेंट इंडिविजुअल को ये बेनिफिट दे रही है। ठीक है जी। और हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस मींस affecting of contract which provides benefit for against a sickness benefit और medical और surgical और hospital expenses benefit, whether inpatient मतलब जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुए चाहे उनको दिया जाए, या आउट पेशेंट जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है उनको दिया जाए। कई बार ऐसा होता है कि सर हेल्थ इंश्योरेंस आपका तभी काम करेगा जब आप एडमिट हो गए, या अगर आप एडमिट नहीं हो तो बेनिफिट कवर नहीं मिल रहा। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, अगर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इन पेशेंट्स को दे रही है, आउट पेशेंट्स को दे रही है, इन पेशेंट्स का मतलब जो पेशेंट एडमिट है, आउट पेशेंट का मतलब जो पेशेंट एडमिट नहीं है, वहां पर भी ये बेनिफिट दिया जा रहा है। वेरी सिंपल। तो ये थी आपकी एग्जेम्पशन चैप्टर के अंदर आई अमेंडमेंट जो हमने डिस्कस करी। चलिए, इसके बाद आपकी जो अगली अमेंडमेंट आती है वो है वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर। अब यहां पर देखिए वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर गवर्नमेंट ने कहा कि सर हमने देखिए वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर 3 सबसेक्शन पढ़े थे सेक्शन 15 में, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 क्लियरली बात करता था कि ऐसे आइटम्स जो आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते वक्त सब्ट्रैक्ट करने हैं, जिसके अंदर मेनली डिस्काउंट आता था। और 2 तरीके के डिस्काउंट थे, एक तो डिस्काउंट वो जो आपका एट द टाइम ऑफ सप्लाई या बिफोर सप्लाई दिया और आपने इनवॉइस में दिखाया तो गवर्नमेंट कहती है कि माइनस कर लो उसे। दूसरा डिस्काउंट था पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, और पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के केस में मैंने आपसे कहा था कि 3 बातें याद रखनी है। कौन सी 3 बातें? कि सर एज पर एग्रीमेंट दिया जा रहा है, जो आप डिस्काउंट दे रहे हो वो किसी पर्टिकुलर इनवॉइस के अगेंस्ट में आप उसको बता सकोगे इस इनवॉइस के अगेंस्ट में डिस्काउंट दिया है। तीसरा, प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्सल हो रिसिपिएंट के द्वारा। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो आप पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट को माइनस कर लो। ये बात हमने पढ़ी थी। अच्छा, अब गवर्नमेंट कह रही है कि अगर, बहुत ध्यान से सुनना, अगर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है जी, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो और ये जो डिस्काउंट है ये फाइनेंशियल या कमर्शियल क्रेडिट नोट की मदद से दिया जा रहा है, तो क्या यहां पर रिसिपिएंट पूरा का पूरा आईटीसी क्लेम कर सकता है, या मतलब या उसे आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा? बहुत ध्यान से सुनना जरा। सर 2 तरीके के क्रेडिट नोट होते हैं। एक आपका क्रेडिट नोट जो हमने जीएसटी में पढ़ा था टैक्स इनवॉइस चैप्टर के अंदर, सेक्शन 31 जब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था टैक्स इनवॉइस का, तो वहां पर मैंने डिस्कस करा था क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। एक होता है आपका फाइनेंशियल या कमर्शियल क्रेडिट नोट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, जो जीएसटी वाला क्रेडिट नोट है ये आप अपने रिटर्न्स में दिखा देते हो कि सर हमने इतने क्रेडिट नोट इशू करें, इसके अगेंस्ट में हमारी इतनी टैक्स लायबिलिटी अब कम हो जाती है, तो हम इस तरीके से इसे रिटर्न में डिस्क्लोज कर रहे हैं। और इसके अगेंस्ट में जो सामने वाला रिसिपिएंट है वो अपना आईटीसी कम कर लेता है, क्योंकि उसको भी आईटीसी ज्यादा मिल गया होगा, है ना। हम क्रेडिट नोट इशू करेंगे, हमारी टैक्स लायबिलिटी कम होगी, तो सामने वाले का क्रेडिट भी उतना ही कम होगा। लेकिन जो कमर्शियल और फाइनेंशियल क्रेडिट नोट्स होते हैं इनके अंदर ये नहीं होता, आप इसे रिटर्न में डिस्क्लोज नहीं करते हो, ये इंटरनल एडजस्टमेंट्स के लिए होता है। लेकिन जीएसटी में ऑलरेडी इशू किए गए टैक्स इनवॉइस में कुछ हमें चेंज करना है, हमने गलत रेट लगा दिया, गलत क्वांटिटी दिखा दी, गुड्स खराब थे वापस आ गए हैं, सामने वाले को पसंद नहीं आया उसने वापस कर दिए, ऐसी सिचुएशन में डेबिट नोट या क्रेडिट नोट की मदद से एडजस्टमेंट की जाती है टैक्स लायबिलिटी के अंदर। तो क्रेडिट नोट से सप्लायर की टैक्स लायबिलिटी कम होती है, और अगर उसकी टैक्स लायबिलिटी कम हो रही तो सामने वाले का क्रेडिट भी कम होना चाहिए। तो यही बात यहां पर देखिए पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के रिस्पेक्ट में आ रही है। इशू क्या था? वेदर द फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल टू द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई व्हेन द रिसिपिएंट मेक डिस्काउंटेड पेमेंट टू मेक द सप्लायर of goods on account of financial or commercial credit note issued by the said supplier। सप्लायर ने फाइनेंशियल या कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू कर दिया, तो
सप्लायर के फाइनेंशियल या कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू करने की वजह से क्या रिसिपिएंट पूरा का पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है या नहीं? तो सर हमने अभी भी क्या बताया आपको, मैंने क्या बताया कि सर जब आप जीएसटी वाला क्रेडिट नोट इशू करते हो, जिसे आप अपनी रिटर्न में दिखाते हो, वो जब आप इशू करोगे रिसिपिएंट को अपना क्रेडिट कम करना पड़ता है, लेकिन इसका तो इंपैक्ट आएगा ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने कहा इससे टैक्स लायबिलिटी भी हम आपकी एडजस्ट नहीं करने देंगे, और जब टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट नहीं कर सकते तो सप्लायर को उतना ही टैक्स पे करना पड़ेगा जितना बनता है ओरिजिनल इनवॉइस के अकॉर्डिंगली। तो रिसिपिएंट को भी आईटीसी पूरा ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखो जरा, सेक्शन 16 के अंदर बेसिक कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी कि एक रजिस्टर्ड पर्सन जो सप्लाई रिसीव कर रहा है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में, उसके रिस्पेक्ट में वो फुल आईटीसी क्लेम कर सकता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 16 और रूल 36 सब रूल 4 पूरा हो जाए, है ना, कि उसने अपनी जीएसटीआर 1 में दिखाया हो, आपकी जीएसटीआर 2B में आ गया हो, वो बात पूरी होनी चाहिए। सो एज अ स्पेसिफाइड clarified in this circular number, financial और commercial credit note do not reduce the taxable value। देखो जो आपके फाइनेंशियल और कमर्शियल क्रेडिट नोट होते हैं इनसे टैक्सेबल वैल्यू रिड्यूस नहीं होती, क्योंकि ये रिटर्न में नहीं दिखाए जाते जीएसटी की, ठीक है जी, फॉर ओरिजिनल सप्लाई। देयरफॉर सप्लायर कैन नॉट रिड्यूस जीएसटी लायबिलिटी, और सप्लायर भी अपनी जीएसटी लायबिलिटी रिड्यूस नहीं कर सकता। सप्लायर ने सपोज अगर 20,000 रुपए दिखाए थे, ठीक है जी, कि 20,000 की सेल हुई थी, पेमेंट मिली 18,000 की, अब उसने क्रेडिट नोट इशू कर दिया था, कौन सा वाला सर, ये वाला फाइनेंशियल या कमर्शियल, तो वो 2,000 रुपए से टैक्स लायबिलिटी कम नहीं कर सकता अपनी, गवर्नमेंट पूरा 20,000 रुपए से टैक्स लेगी, ठीक है जी। सो सिंस जीएसटी चार्ज रिमेन्स द सेम, द टैक्स पेड बाय द रिसिपिएंट ऑल्सो रिमेन्स अनचेंज्ड। रिसिपिएंट जो टैक्स पे करेगा वो भी चेंज नहीं किया जाएगा। सिंपल सी बात, फाइनेंशियल और कमर्शियल क्रेडिट नोट के बेसिस पर सप्लायर अपनी टैक्स लायबिलिटी कम नहीं कर सकता, जब उसकी टैक्स लायबिलिटी कम नहीं होगी तो सामने वाले का क्रेडिट भी कम नहीं होगा, ठीक है जी। कंक्लूजन में देखो ये बात यहां बता दी गई है, द रिसिपिएंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिवर्स आईटीसी, उसे आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है कमर्शियल और फाइनेंशियल क्रेडिट नोट के बेसिस पर। द ओरिजिनल ट्रांजैक्शन वैल्यू इज अनचेंज्ड, जीएसटी लायबिलिटी विल नॉट बी रिड्यूस्ड, ठीक है जी। ये सिंपल सी बात थी। आगे आपको सिंपल सी बात ये बताई गई है कि इंटरमीडिएट लेवल पर आपके वो रूल्स नहीं है कि किस तरीके से आईटीसी रिवर्सल होता है। चलिए इसके बाद अगला जो क्लैरिफिकेशन आई है वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर, वो बड़ी मजेदार है। इसके अंदर क्या बात बताई गई है, इसके अंदर कहा गया है सर कि हमने देखिए जब सप्लाई चैप्टर डिस्कस किया था तो वहां पर सप्लाई की डेफिनेशन में जब मैंने आपके साथ सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के अंदर क्लॉज 8 डिस्कस किया तो 5 शब्द निकल कर आए थे हमारे। सप्लाई का मतलब क्या होता है, जो बेसिक डेफिनेशन थी हमने देखी थी उसमें सर, गुड्स सर्विसेज, इसके बाद बिजनेस का मतलब क्या है, पर्सन का मतलब क्या है, और कंसिडरेशन। कंसिडरेशन जब हमने शब्द करा था तो उसके अंदर एक वर्ड आया था इंड्यूसमेंट, जिसका मतलब होता है प्रलोभन। तो यहां पर गवर्नमेंट कह रही है कि अगर, बहुत ध्यान से सुनना, एक मैन्युफैक्चरर एक डीलर को पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दे रहा है, सप्लाई होने के बाद डिस्काउंट दे रहा है, तो क्या ये डिस्काउंट एक तरीके का इंड्यूसमेंट है, एक तरीके का इंड्यूसमेंट है जो मैन्युफैक्चरर दे रहा है डीलर को, और इस इंड्यूसमेंट को कंसिडरेशन समझा जाना चाहिए? ये यहां पर क्वेश्चन था, कंसिडरेशन समझा जाना चाहिए डिस्काउंट को, और अगर उसे आप कंसिडरेशन समझ रहे हो तो सर आप उसको ऐड कर दो और उस पर जीएसटी लगाओ। तो देखो जरा, हमने कंसिडरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी सेक्शन 2 के अंदर, क्या कह रहा था, कंसिडरेशन इन टू इंक्लूड द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट डन एज एन इंड्यूसमेंट टू सप्लाई गुड्स और सर्विसेज वेदर बाय द रिसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन। एग्जांपल मैंने इसका आपको क्लास में दिया था कि आप अगर बाय बस ट्रैवल कर रहे हो तो बस वाला एक पर्टिकुलर ढाबे पर, हाईवे के ऊपर या किसी रेस्टोरेंट पे जाके बस को रोकेगा, और उस रेस्टोरेंट के अंदर या उस ढाबे के अंदर बस के ड्राइवर और कंडक्टर का मील फ्री होता है और कुछ पैसे भी मिल जाते हैं, हो सकता है ना। तो वहां पर हमने क्या कहा था कि ये एक तरीके का इंड्यूसमेंट है जो कि रेस्टोरेंट ओनर, ढाबा ओनर दे रहे हैं बस ड्राइवर और कंडक्टर को, तो उसे जीएसटी के दायरे में रखा था। तो इसी तरीके से क्या ये जो आप पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दे रहे हो, मैन्युफैक्चरर दे रहा है डीलर को, इसे माना जाए? तो गवर्नमेंट ने कहा यहां 2 सिनेरियो बनेंगे। सिनेरियो एक बनेगा कि सर यहां पर एंड कंज्यूमर के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है, किसका, मैन्युफैक्चरर का। तो सर 2 ट्रांजैक्शन हो गई, पहली मैन्युफैक्चरर से सामान डीलर के पास आया और फिर डीलर आगे एंड कंज्यूमर को देगा, और यहां पर ओनरशिप जो है मैन्युफैक्चरर से पूरी तरीके से ट्रांसफर हो जाती है डीलर के पास, और डीलर के बाद गुड्स की ओनरशिप आने के बाद मैन्युफैक्चरर से कोई लेना देना नहीं होता। तो गवर्नमेंट ने कहा यहां पर ऐसी कोई चीज नहीं होती फिर, और अगर डीलर आगे कस्टमर्स को फिर फर्दर डिस्काउंट दे रहा है तो वो अपनी सेल को बढ़ाने के लिए दे रहा है, इसमें मैन्युफैक्चरर से कोई रोल नहीं है। और जब ऐसा है तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट कभी भी ट्रीट नहीं किया जाएगा एज अ कंसिडरेशन। देखिए, डीलर परचेजेस गुड्स ऑन अ प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस एंड बिकम्स द ओनर ऑफ द गुड्स। पोस्ट सेल डिस्काउंट इज गिवन ओनली टू प्रमोट सेल और maintain competitive pricing. Discount is not linked to any service or activity performed by the dealer
for the manufacturer. तो कंक्लूजन क्या है? such post sale discount is not considered as a consideration. It cannot be treated as an inducement for dealers supply to the end consumer. ये किसी भी तरीके से inducement treat नहीं किया जाएगा जो डीलर दे रहा है आगे एंड कंज्यूमर को। वेरी सिंपल, ये तो हो गई बात इसमें केस नंबर 1 हमारा। अच्छा सर, इसी में दूसरा केस बन जाता है कि सर एग्रीमेंट है एंड कंज्यूमर के साथ, एग्रीमेंट है, देखिए एग्रीमेंट विद एंड कंज्यूमर। तो यहां पर गवर्नमेंट ने कहा देखिए मैन्युफैक्चरर हैज एन एग्रीमेंट विद एंड कंज्यूमर टू सप्लाई गुड्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। Manufacturer issue financial or commercial credit note to the dealer so that dealer supply goods to the end consumer at pre-discounted रेट, पहले से ही तय था इतना डिस्काउंटेड पे दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा दिस डिस्काउंट इज लिंक टू द डीलर्स एक्ट ऑफ सप्लाइंग गुड्स एट अ रिड्यूस्ड प्राइस, इसीलिए ये आपका कंसिडरेशन ट्रीट किया जाएगा। और जब ये पोस्ट सप्लाई कंसिडरेशन ट्रीट किया जाएगा तो जितना पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दे रहा है मैन्युफैक्चरर, वो सारा का सारा उठा के ऐड कर दो वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर और उस पर जीएसटी चार्ज करो। देखो एज इट इज अ मॉनेटरी इंड्यूसमेंट फॉर डीलर सप्लाई टू एंड द एंड कंज्यूमर, और इसे आप इंक्लूड कर दो वैल्यू ऑफ सप्लाई में। वेरी सिंपल। तो जो भी पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दिया जा रहा है, अगर इस तरीके से पहले से एग्रीमेंट था एंड कंज्यूमर के साथ, आप उसे ऐड कर दो वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर। किसको? पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट को, क्योंकि इसे इंड्यूसमेंट माना जा रहा है विच इज कवर अंडर द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन। बहुत सिंपल सी बात थी। चलिए इसके बाद अगली जो क्लैरिफिकेशन आती है वो यह है, देखिए इशू था वेदर द पोस्ट सेल डिस्काउंट गिवन बाय मैन्युफैक्चरर टू डीलर कैन बी ट्रीटेड एज अ कंसिडरेशन फॉर सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी। अगली चीज क्या कही कि सर अगर पोस्ट मैन्युफैक्चरर देखिए डीलर को डिस्काउंट दे रहा है, मैन्युफैक्चरर दे रहा है डीलर को डिस्काउंट, तो क्या इस डिस्काउंट को आप कंसिडरेशन बोल सकते हो एज अ सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटी, कि डीलर जो है वो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरर के लिए प्रमोशन का काम कर रहा है, इसीलिए डीलर मैन्युफैक्चरर जो है वो डीलर को एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है। तो गवर्नमेंट ने यहां पर फिर से कहा, ध्यान से देखो जरा, क्या डीलर मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहा है? मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पर अगर वो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहा है तब तो हम कह सकते हैं कि हाँ यहां पर डीलर मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पर काम कर रहे हैं। लेकिन फिर से अगर मैं कह रहा हूं कि मैन्युफैक्चरर से सामान डीलर ने खरीदा, उसके पास ओनरशिप आ गई, मैन्युफैक्चरर से कोई लेना देना नहीं है, अब वो अपनी सेल को आगे बढ़ाने के लिए अपने बिहाफ पर काम कर रहा है ताकि मार्केट में वो कंपीट करके अपना सेल बढ़ा सके। यहां पर फिर जो सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी की जाएंगी वो डीलर अपने लिए कर रहा है, वहां पर कोई लेना देना नहीं है उसका मैन्युफैक्चरर से। तो अगर आप मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे कर रहे हो तो माना जाएगा सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस किए हैं वो सप्लाई डिस्काउंट को कंसिडरेशन, लेकिन अगर आप अपने लिए ही कर रहे हो तो नहीं माना जाएगा। सिंपल सी बात है, देखो पढ़ लेते हैं बस अब। नॉर्मल सिचुएशन, नो सेपरेट सर्विस, डीलर में नेचुरली डू प्रमोशनल एक्टिविटीज टू इंक्रीज सेल। भाई नेचुरली हर कोई चाहेगा कि मैं प्रमोशन करूं ताकि मेरी सेल बढ़े, तो डीलर भी वही कर रहा है नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी में ताकि उसकी सेल बढ़े। दीज एक्टिविटी प्रमोट द डीलर्स ओन गुड्स, डीलर ये क्यों कर रहा है? ताकि उसके अपने गुड्स की सेल बढ़े, क्योंकि उसने ओनरशिप ले ली ना मैन्युफैक्चरर से गुड्स को खरीद के। सिंस द डीलर ऑलरेडी ओन्स द गुड परचेज्ड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, द पोस्ट सेल डिस्काउंट ओनली रिड्यूस द सेल्स प्राइस ऑफ द गुड्स, देयर इज नो इंडिपेंडेंट सर्विस रेंडर्ड बाय द डीलर टू द मैन्युफैक्चरर। कोई इंडिपेंडेंट सर्विस नहीं है जो डीलर दे रहा है मैन्युफैक्चरर को, ठीक है जी। द डिस्काउंट इज नॉट लिंक्ड टू एनी स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन और एक्टिविटी अंडर द एग्रीमेंट, पोस्ट सेल डिस्काउंट इज नॉट ट्रीटेड एज अ कंसिडरेशन, नो जीएसटी इज पेबल ऑन सच डिस्काउंट। यहां पर हम ये जो डिस्काउंट है इसे कंसिडरेशन नहीं मानेंगे और इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन सर वो तो बिहाफ पे काम कर रहा है, कुछ अलग अलग एक्टिविटीज कर रहा है, जैसे कि देखो जीएसटी विल बी लेवेबल इफ ऑल द फॉलोइंग्स आर प्रेजेंट। डीलर अंडरटेक स्पेसिफिक प्रमोशनल एक्टिविटीज सच एज एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कैंपेन्स, को ब्रांडिंग एक्टिविटीज, प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन, स्पेशल सेल्स ड्राइव्स, एग्जीबिशन और इवेंट अरेंजमेंट्स, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज दे रहा है डीलर ऑन द बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर। दीज एक्टिविटीज आर क्लियरली मेंशन इन एन एग्रीमेंट, और ये सारी बातें एक एग्रीमेंट के अंदर मेंशन है, यानी कि बीइंग अ डीलर आप मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पर काम कर रहे हो, और जब ऐसा करोगे सेपरेट एंड आइडेंटिफाइबल कंसिडरेशन पे किया जाएगा और इसके ऊपर सर आपका जीएसटी भी लग जाएगा, क्योंकि ये जो कंसिडरेशन आप रिसीव कर रहे हो ये उन डिस्टिंक्ट सर्विसेज के लिए है जो आप मैन्युफैक्चरर को दे रहे हो बीइंग अ डीलर। तो ये थी आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर आई हुई अमेंडमेंट्स जो हमने
देखी। वेरी सिंपल। चलिए अब हम अगली अमेंडमेंट की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं जो कि हमारी आई है टीडीएस टीसीएस चैप्टर के अंदर। तो सर ये वही है जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में आपने मेरे साथ चार्ज अंडर जीएसटी चैप्टर में बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ी। वहां पर 5 सर्विसेज बताई थी, इस पर 100% टैक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कलेक्ट करेगा और उन पर टीसीएस नहीं लगता। तो वही वाली सर्विस यहां पर बता दी गई, देखिए ऐड कर दी गई है सेक्शन 52 के अंदर कि इस पर टीसीएस कलेक्ट नहीं करना, 100% टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दो। बस बात वही है। देखिए सर्विस बाय वे ऑफ लोकल डिलीवरी एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017। तो वही बात है, इस पर टीसीएस नहीं लगेगा, 100% टैक्स आप पे करो गवर्नमेंट को कस्टमर से लेकर। बहुत सिंपल। अगली जो आपकी अमेंडमेंट आती है लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट वन है, यहां पर गवर्नमेंट ने कंप्लायंसेस को कम किया। देखिए जब भी अमेंडमेंट्स आती हैं गवर्नमेंट के दिमाग में दो मोटिव रहते हैं जो मैं हमेशा क्लास में बोलता हूं। सर पहला, हमारा रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, गवर्नमेंट को लगता है कि हमारा रेवेन्यू बढ़े। दूसरा, हम कंप्लायंसेस को कम करें, सिंप्लीफाई करें। तो यहां पर भी गवर्नमेंट ने जो आपकी सेक्शन 44 के अंदर एनुअल रिटर्न जाती है उसके रिस्पेक्ट में देखिए कंप्लायंसेस को कम किया। जैसे कि आपका नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, उन्हें जीएसटीआर 9 नहीं फाइल करनी पड़ती। इसी तरह और कमिश्नर के पास ये पावर है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल कि वो कुछ पर्संस को स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट कर दे कि सर आप अपनी एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 फॉर्म में जो आती है वो मत भरो। तो गवर्नमेंट ने यहां पर देखिए कहा फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 और ऑनवर्ड्स a registered person whose aggregate turnover in a financial year is up to ₹2 crore, अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है, 2 करोड़ या इससे कम है, नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल दी एनुअल रिटर्न फॉर दैट ईयर, उस पर्टिकुलर ईयर के लिए एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। सपोज X1 X2 में एग्रीगेट टर्नओवर 1.90 करोड़ है, एनुअल रिटर्न मत भरो। X2 X3 में 2.4 करोड़ हो गई, एनुअल रिटर्न भरो। तो 2 करोड़ या इससे कम आपकी रिटर्न है 24-25 या इसके बाद कभी भी आपको एनुअल रिटर्न उस पर्टिकुलर ईयर के लिए भरने की जरूरत नहीं है। अगर फिर बढ़ जाती है अगले साल तो फिर आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो ये थी आपकी सारी अमेंडमेंट्स जो कि आई है जीएसटी के अंदर मई 2026 और इसके बाद जो बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए ये एप्लीकेबल है। ध्यान रखिएगा, इन सभी को प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। अक्सर बच्चे अमेंडमेंट्स देखिए मिस कर देते हैं और कई बार जब हम टेस्ट चेक करते हैं तो पुराना लॉ ही उन्होंने लिखा रहता है, उन्हें पता नहीं होता। तो आप ऐसी गलती मत करिएगा, अपने एग्जाम में जाने से पहले इन सारी अमेंडमेंट्स को जरूर देखकर जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।